नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। तो लीजिए सुनिए कथा मंथन में आज जनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी पाजेब। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप ही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी, देखा देखी इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कैसी पाजेब? वही जैसी रुकमन पहनती है, शीला पहनती है। अच्छा अच्छा, बोली मैं आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी को किसी काम में बहला दिया, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ भी की। और सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियों सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी। और बच्ची की तो खुशी का ठिकाना ही ना था। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। फिर हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास भी ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे, ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुपकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाईसाइकिल लेंगे। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा आपके जन्मदिन पे तुझे बाईसाइकिल दिलवाएंगे। आशुतोष ने बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी तू कोई लड़की थोड़ी ना है, जो जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती है, बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष ने कहा कि हम बाइसाइकिल तो जरूर लेंगे और जन्मदिन वाले रोज लेंगे। बुआ ने कहा, हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तो हम तुमको बाइसाइकिल ही मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कि कहीं खो ना जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूँ? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बनवाओ ना, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था तो कि श्रीमती जी ने आकर कहा कि तुमने पाजेब क्यों नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? बोली कि देखो यह मेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहीं, यहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल कर मैंने कहा यह क्या कर रही हो, वह यहाँ कहाँ से आएगी? जवाब में मुझे से पूछने लगी, तो फिर कहाँ है? मैंने कहा मैं तुमने रखी होगी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर मैं दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी और एक कहीं फर्श फर्श पर गिर गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा तो नहीं सकती, पाजेब के पैर तो हैं नहीं। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी कि तुम ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कहते रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना, वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली होगी। श्रीमती जी बोली इस पर कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने ही निकाली होगी, मैंने तो रखी थी, तब वह वहाँ मौजूद था। तुमने उससे पूछा? वह तो साफ इनकार कर रहा है। तो फिर? श्रीमती जी जोर से बोली, तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर क्यों नहीं कहते हो तुम उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? कहा क्या कहूँ भाई, पाजेब दे दो। इस पर श्रीमती जी झल्लाकर बोली, हो चुका तुमसे कुछ भी, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को जो है शहजोर बनाकर रखा है। डांट ना फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेगा तो क्या होगा? मैं तो कह रही हूँ किसी ने उस बक्स से निकाला ही है और 16 में 15 आने ही है, बंसी ही है, सुनते हो ना, वहीं था वो उस समय। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती है। इस पर श्रीमती जी ने कहा, तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं, बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। तुमने आंसू तो उससे पूछा? मैंने कहा
पूछा था। वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोजने में मेरी मदद कर रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा, उसे पतंग का तो बड़ा शौक है। बोली, तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही तो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो। नहीं नहीं मिलती तो वह बता ना देता। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती जी ने कहा, यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग पतंग पतंग। यह नहीं उसे बिठा कर के कि सबक की कोई बात पूछूं। मैं पूछती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ सबकी डोर, सारा मतलब सारी पतंग वतंग सब डोर तोड़ दूँ मैं। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिली, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो उसने सिर हिलाया। फिर इसने नहीं ली, पर नहीं मुंह नहीं खोला। मैंने कहा, देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता दो। उसका मुंह और फूल गया, वह गुमसुम जाकर बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वृत्ति का जीता या जागता हो सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि। मैंने कहा, बेटा आशुतोष, घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो ना बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर इनाम में जरूर मिलेगा। आशुतोष तब भी बैठा सुनता रहा, उसका मुंह सूजा रहा। उसके सामने वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली नहीं ली नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ, शायद कहीं पड़ी हुई पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया, कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती जी आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा, संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम यह है नहीं। नहीं जी, मैं श्रीमती जी बोली, आशु नहीं लेगा। वह भला क्यों लेगा अपनी बहन की चीज़? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था, अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका उतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर फिर पूछा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर खड़ा रहा, नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक रंग आता एक जाता। मैं एक एक छाया ताड़ना उसका चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा, डरने की बात नहीं, हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसा मेरा सच्चा बेटा है ना तू? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने सिर हिलाया। मैंने खुश होकर कहा, हाँ दिया ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुँह से बोलो, छुन्नू को दी है। उसने कहा, हाँ 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 हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु मेरा राजा बेटा है। गर्व के भाव से मैंने उसे गोद में लिए उसकी माँ की तरफ गया और उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। उसने उसे चूमा और बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से, पाजेब छुन्नू के पास है ना, जाओ मांग लाओ। देखता हूँ आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटा ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो बोला, छुन्नी के पास नहीं है तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा, जिसको उसने दिया उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से? अंत में हार कर मैंने कहा, कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ।
तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। पर वह जाना ही नहीं चाहता था। उसने फिर कहा चुन्नू के पास नहीं है तो कहाँ से देगा। मुझे अब उसकी जिद बुरी मालूम होती थी। मैंने कहा कि कहीं तुमने उसे गाड़ तो नहीं दिया क्या? क्या बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ है वहीं से पाजेब अब लेकर आओ। फिर भी वह अपनी जगह से नहीं उठा। नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर अब उठाया और कहा सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। उस तरह उठा जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा हुआ मुंह बनाकर खड़ा रहा। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मेरे को समझ न आया। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना, जाओ। छुन्नू की माँ तो कह रही थी कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्या रे आशुतोष, तूने दी थी? आशुतोष ने धीरे से कहा हाँ दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटक कर बोला मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी तूने? अब तो आशुतोष ने जिद बांध कर कहा दी तो थी, कह तो दिया, दी नहीं दी थी तुमको। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, कहती चाहती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन बहने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात सुलझती है भला? श्रीमती जी बोली मैं तेज बोलती हूँ, अब जाऊँ ना तुम्हें उनके पास से पाजेब निकल कर लाते क्यों नहीं हो? तब जानू जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब मिलेगी नहीं, झगड़ा करके भी मिलेगी नहीं। श्रीमती जी बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी, मैं उसका दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा। उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा क्यों रे, बताता क्यों नहीं कि मैंने तुझे पाजेब देखी है? छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, मुझसे कह रहा था तो भी चल, हम पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींच कर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं भी नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबकी छुट्टी कर दी। कहा जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, देखा जाएगा। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा कि मालूम तो होता है उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी मेरी पत्नी से कहा चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। अब मैंने कहा छोड़िए ना, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर बेचारी हाल बेहाल करके प्राण ही ना ले लेती। कुलच्छनी आज इसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। इतना कहती चली जा रही थी। खैर, जिस तिस भांति पखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती जी को कह गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी से सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए हैं वह छुन्नू के पास है। और इसी तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब पेट से निकाला। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे को क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ में ऐसी चीज़ें देखता है, उसे तो पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा आशुतोष कहाँ है?
बताया कि बाहर खेल खेल रहा होगा। मैंने कहा बंसी जाकर उसे बुला लो। बंसी गया और आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहे हैं? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा फिर उदास हो गया। गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी थी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता। मैंने कहा, आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुनो, अब ऐसा मत करना बेटे। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की कि बेटा, पतंग वाले ने 5 आने में तुम्हें दिए थे? हाँ। और वह चुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए तो खर्च किए कि नहीं खर्च किए? मैंने पूछा। उस ओर से प्रश्न करने से वह मेरी ओर देखता रहा, पर अब की बार उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, बताओ खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बात नहीं कहा। मैंने कहा, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम? हाँ मालूम है बेटा। हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? अब चुप। कन्या कितनी थी बोलो? 2। बाकी कितने पैसे थे? बाकी पैसे थे? हाँ। 2 अन्नी भी थी? हाँ। अब मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी कन्या और थी और कितना क्या था? मैं वह गुमसुम खड़ा रहा, फिर कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? फिर वह नहीं बोला। सुनते हो या बोलोगे क्या नहीं? मैं जोर से चिल्लाया। आशुतोष डर गया पर कुछ नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला। मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? डर के मारे उसका चेहरा पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह वैसा ही सूजा था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, अब आई तेरी अकल ठिकाने? फिर भी वह गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा था? दाई तरफ का चौराहे वाला? उसने कुछ ऑटो में बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ समझ ना सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा को साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उस हम स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं लौटाए तो डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, आप जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई न दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा, भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खोद नहीं देंगे ना। जाओ, चाचा के संग जाओ बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे तो नहीं, दे तो नहीं, तुम्हारा इसमें कोई सरोकार नहीं होगा। सच है ना बेटा? अब जाओ। वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ और बोला, इससे बात क्या है? इसमें बात क्या है? कहाँ मुश्किल है? समझाकर बात करो। सो समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, तो क्या चाहता है रे? क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर में हिला दिया। नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया। ये प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जा। तो प्रकाश ने उसे पकड़ना चाहा। आशुतोष अपने हाथ पर से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना ही नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, इतनी सी बात समझ नहीं आती तुम्हारे? प्रकाश, इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज़ मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। फिर भी उसका मुंह फूला था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो जैसे पैर उठता ही नहीं था, इतना भारी हो गया। 8 बरस का यह लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं। मुझे जो गुस्सा आया क्या बतलाऊं, लेकिन वह याद करके कि गुस्से से बच्चे की संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ, कुछ देर में आशुतोष लौट आया। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में आता ही नहीं। जाओ पकड़ कर ले आओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल जाएगा कि नहीं? मैंने कस कर उसको अब की बार 2 थप्पड़ लगाए। वह एकदम चीखा, पर फिर फौरन चुप हो गया और फिर वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो दुष्ट को।
इस बार वह आध एक घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि इसने बाजी होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे। प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस अब तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह लेकर डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अभी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर दया आ रही थी, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठने लगते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। कहा क्या हालत है। थोड़ी देर बाद समझा, शायद पिछला सिलसिला उसे याद आ गया। झट उसने फिर वही चेहरे पर जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई आने लगे। मैंने कहा या तो राजी राजी चले जाओ या फिर इस कोठरी में बंद किए रहो। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकालकर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा जो पाजेब उसके पास ना हुई तो वह कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब हुआ। तुमने कहा था ना कि 5 आने में पाजेब दिए, ना हो तो छुन्नू को भी साथ ले जाना, समझे। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेमपूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने से उसकी बुआ आती दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है। कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने लगा। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते। बुआ ने कहा बात क्या है, आखिर बात क्या, मुझे भी तो बताओ ना। मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा, बीच में लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों से सुता रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैंने उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा, राजनीति की, राष्ट्र की, मोहल्ले की इत्यादि। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या होता है, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली इसमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे और यहाँ। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने एक बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा यह क्या है। बोले कि उस रोज भूत से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। अब तो मेरे काटो खून नहीं। मैं चुपचाप उस ओर देखता ही रहा। धन्यवाद।